श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए बहुत ही उचित विषय है। सभी की इच्छा रहती है और अनेकों बार कमेंट्स में कई प्रेमियों ने पूछा भी है कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए क्या क्या योग होने चाहिए जन्म पत्रिका में, कभी उन पर विचार कीजिएगा। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार किया जाएगा कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए या ज्योतिष में रुचि होने के लिए जन्म पत्रिकाओं में कौन कौन से योग होने चाहिए, ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए। सामान्यतः जब हम विचार करते हैं तो बुध और गुरु का विचार बहुत ही आवश्यक है। शुक्र को भी इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। गंभीर ज्ञान के लिए हम गुरु को विचार करते हैं। तार्किक क्षमता के लिए मंगल का विचार करते हैं। जो एनालाइजिंग पावर देता है वो मंगल देता है। और जो पंचम भाव है वो बुद्धि का है। नवम और द्वादश भाव धर्म के और ऑकल्ट साइंस के हैं। द्वितीय और तृतीय भाव हमारी वार्तालाप और वाणी के हैं। तो इनसे इन ग्रहों का संबंध होना चाहिए। और विशेषकर लग्नेश का इन ग्रहों से किसी भी स्थिति पर नवांशगत या आपके राशिगत परिवर्तनगत दृष्टि या युति में संबंध होना चाहिए। तो ऐसे योग हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। यदि ज्योतिष के आधार पर मान सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त करनी हो तो उसमें दशम भाव को भी शामिल करना पड़ता है। इसमें जो हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने कुछ योग बताए हैं, पहले मैं उन पर विचार करूंगा। फिर कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर जो बहुत ही निर्णायक स्थिति में निर्णय देती है उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे ज्योतिषकारों ने वैदिक ज्योतिष में सिद्धांत बताए हैं एक ज्योतिषी बनने के लिए, उन पर विचार करते हैं। हमारे महर्षियों ने बताया है कि जिनके नवम और पंचम भाव में बुध और गुरु की युति हो वह एक अच्छे ज्योतिषी होते हैं। द्वितीय और तृतीय भाव में बुध और शुक्र बैठें, अलग अलग होकर बैठें या एक साथ होकर बैठें, यह योग भी कुशल ज्योतिषी बनाता है जातक को। तीसरा योग है कि बुध केंद्र में हो, गुरु त्रिकोण में हो, यानी नवम या पंचम भाव में गुरु हो और बुध केंद्र भाव में हो, और तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह हो, यानी चंद्रमा या शुक्र हो। तो एक अच्छा ज्योतिषी ऐसे योग में जन्म लेता है। गुरु और चंद्रमा का योग त्रिकोण में होना, नवम पंचम भाव में होना भी एक अच्छे ज्योतिषी होने का द्योतक है। सूर्य और मंगल, सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल तार्किक शक्ति का कारक है। द्वितीय और अष्टम भाव से या इनके स्वामियों से इनका संबंध होना भी एक अतिरिक्त योग होता है। और यदि उन पर गुरु और शुक्र की किसी एक की भी दृष्टि हुई तो एक अच्छा ज्योतिषी ऐसे जातक को यह योग बनाता है। इसके अलावा बुध केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और गुरु का उससे संबंध हो, यानी गुरु की युति हो, दृष्टि हो, गुरु बुध की राशि में हो, बुध के नक्षत्र में हो या बुध के नवांश में हो, तो यह भी एक सफल ज्योतिषी के लिए अच्छा योग है। इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं कि गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और बुध का गुरु से युति, दृष्टि, राशि, नक्षत्र या नवांश संबंधी संबंध बन रहा हो तो अभी ज्योतिषी बनने के अच्छे योग हैं। और ऐसे जातक को ज्योतिष में रुचि हो जाती है और वह ज्योतिष सीखने की तरफ अपने प्रयास प्रारंभ कर देता है। एक जातक तत्व
प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ है, उसमें सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों के आधार पर थोड़ा विचार करते हैं। उन्होंने कहा है कि जाच्छो सूत्रार्थ गो ज्योतिर्विदाम श्रेष्ठ है, अर्थात बुध और शुक्र 2 या 3 भाव में, धन भाव में और तृतीय भाव में एक साथ हों या अलग अलग हों, तो ऐसा जातक श्रेष्ठ ज्योतिषी होता है। दूसरा योग उन्होंने बताया है धने से बलनी केंद्राय कोणे गे ज्योतिर्विदाम श्रेष्ठ, अर्थात धन भाव का स्वामी बलवान हो, बुध केंद्र में हो या लाभ भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, तो श्रेष्ठ ज्योतिषी का जन्म ऐसे योग में होता है। तीसरा योग उन्होंने बताया है स्वच्छ धने जीवे ज्योतिर्विदः श्रेष्ठ, धन स्थान में कर्क राशि का या धनु राशि का या मीन राशि का गुरु ज्योतिषी बनने के लिए अच्छा योग होता है, श्रेष्ठ ज्योतिषी होता है। अगला योग है धीकार के केंद्र कोणे शुभ दृष्टि भविष्य वक्ता, यानी बुद्धि कारक जो गुरु होता है और बुध होते हैं, 2 ग्रह होते हैं, ये केंद्र में या त्रिकोण में हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हों, यानी इन पर शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी एक अच्छा भविष्य वक्ता ऐसा जातक हो सकता है। जीवे स्वान से मृदवान से त्रिकालज्ञ है, गुरु अपने ही नवांश में हो और मृदु षष्ठांश में हो, तो ऐसा जातक तीनों कालों का ज्ञाता होता है, भूत भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञाता होता है, जानकार होता है। जीवे गोपुरे शुभ दृष्टि त्रिकालज्ञ है, अर्थात बृहस्पति गोपुर अंश में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो ऐसा जातक भी त्रिकालज्ञ यानी तीनों कालों का ज्ञाता होता है। तो यह योग हमारे वैदिक आधार पर जो हमारी प्राचीन ज्योतिषियों ने बताई हैं, इनको आप किसी भी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि ऐसा जातक ज्योतिषी हो सकता है अथवा नहीं। विशेषकर जो पहले आपको बताई कि द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम, नवम और द्वादश भाव का विचार अवश्य करना चाहिए। इन भावों से कहीं ना कहीं गुरु, बुध, मंगल, सूर्य और लग्नेश का संबंध बनना चाहिए। आगे विचार करते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति के आधार पर कि किसी के जन्म पत्रिका में हम कैसे देखें कि वह जातक ज्योतिष में रुचि रखेगा, ज्योतिष सीखेगा, ज्योतिष को व्यवसाय में अपनाएगा और उसके आधार पर वह मान, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान और लोकप्रियता भी प्राप्त करेगा। तो कृष्णमूर्ति जी ने बताया है कि लग्न जो होती है तो उसका जो उपनक्षत्रपति होता है वह यदि नवम भाव और द्वादश भाव का कार्य बन रहा हो, क्योंकि द्वादश भाव ऑकल्ट साइंस का है, नवम भाव उच्च शिक्षा का, दर्शन का, ज्योतिष का और धार्मिक शिक्षा का है, धर्म से जुड़ने वाले कार्यों का है, तो ऐसा जातक सफल ज्योतिषी होता है यदि लगन की उपनक्षत्र का स्वामी नवम और द्वादश का प्रबल कार्य बन रहा हो। दूसरा सिद्धांत इसमें लिया है कि गुरु या उसका उपनक्षत्रपति नवम और द्वादश का कार्य बन रहा हो। तीसरा सिद्धांत है कि चंद्रमा नवम और द्वादश का कार्य हो या चंद्रमा का उपनक्षत्रपति कार्य बन रहा हो, इन तीनों में एक भी योग यदि बनेगा तो जातक ज्योतिषी हो सकता है, और तीनों का योग बनेगा तो बहुत ही सुंदर योग होता है, दो का भी बन जाता है तो भी उत्तम योग होता है। इसके बाद यदि उसे लोक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा और उसकी लोकप्रियता उसे प्राप्त हो सकती है ज्योतिष के आधार पर, तो इसमें हमें दशम भाव का विचार करना होता है। इसको हम इस प्रकार करेंगे कि जो अभी बताइए कि लगन का उपनक्षत्रपति गुरु या उसका उपनक्षत्रपति और चंद्रमा,
इन तीनों के जो उपनक्षत्रपति हैं, यानी लगन का उपनक्षत्रपति, गुरु का उपनक्षत्रपति और चंद्रमा का उपनक्षत्रपति, यदि वह किसी ऐसे उपनक्षत्र में बैठा हो जो दशम भाव का प्रबल कार्य बन रहा हो। इसको एक बार फिर समझ लेंगे कि जो पहले तीन उपनक्षत्रपति हैं, सब लॉर्ड हैं, लग्न, गुरु और चंद्रमा, क्योंकि गुरु ज्ञान है, लग्न व्यक्ति है और चंद्रमा मन है जो रुचि पैदा करता है। तो इन तीनों में से किसी एक का भी उपनक्षत्रपति किसी ऐसे उपनक्षत्र में बैठा हो जो दशम भाव का प्रबल कार्य बन रहा हो, तो ऐसा जातक ज्योतिष के आधार पर दूर दिग्दिगांतर तक अपने नाम को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी लोकप्रियता को फैलाता है। दूर दूर के लोग उसे जानते हैं कि यह एक अच्छे ज्योतिषी हैं। तो इस प्रकार से दशम भाव से संबंध होगा तब वह एक अच्छा लोकप्रिय ज्योतिषी हो सकता है। और यदि द्वितीय और एकादश भाव से उसका संबंध होगा, जो गुरु, चंद्रमा और लगन के उपनक्षत्रपति हैं, तो वह अच्छा धनार्जन भी ज्योतिष के माध्यम से कर सकेगा। इसके अलावा कुछ डिग्रियां हैं बड़ी सेंसिटिव, उनका आप विचार कर सकते हैं। यदि 20 अंश 30 कला से और 21 अंश के मध्य में विषम राशि में कोई ग्रह हो, विशेषकर बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल या लग्नेश और चंद्रमा, और सम राशि में हो तो 9 अंश से 9 अंश 30 कला के मध्य हो, तो ऐसे जातक की भी ज्योतिष में स्वाभाविक रुचि जागृत होती है और वह ज्योतिष सीखने की तरफ अपने प्रयास प्रारंभ करता है। यदि उसे अन्य योग मिल रहे होंगे जो अभी पीछे बताए हैं, तो वह एक सफल ज्योतिषी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी जातक की कुंडली में ये देख सकते हैं कि वह एक ज्योतिषी बन सकता है, उसकी ज्योतिष में रुचि हो सकती है, वह ज्योतिष के आधार पर अच्छा धनार्जन या अच्छी लोकप्रियता भी प्राप्त कर सकता है। आगे इसी कक्षा के दूसरे भाग में कुछ ज्योतिषकारों की कुंडलियों के ऊपर इन्हीं नियमों को लागू करके देखेंगे जिन्होंने दिग दिगांत में और देश विदेश में अपनी लोकप्रियता प्राप्त की ज्योतिष के नाम पर और एक सफल ज्योतिष के रूप में स्थापित हुए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।